दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर और 25 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको कुछ समझना पड़ेगा कि ये जो विपरीत दिशा वाला है और अगर सेम दिशा में चलें तो क्या होता है। मान के चलो ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और एक रेलगाड़ी ये, और ये दोनों ही आमने सामने नहीं आएंगी, टकरा जाएंगी, विपरीत दिशा में आ रही है। मतलब ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है। तो एक की स्पीड है 29 किलोमीटर प्रति आवर और एक की जो स्पीड है वो है आपकी 25 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये सापेक्ष गति इसमें लगेगी। सापेक्ष गति का मतलब है कि जब भी दो चीज़ें विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि ऐसा इसलिए होता है कि ये मान के चलो ये 29 किलोमीटर चल गई, तो ये 29 किलोमीटर चली 1 घंटे में, 1 आवर में, और ये वाली जो रेलगाड़ी है वो कितनी चलेगी 1 घंटे में 25 किलोमीटर। तो अगर मैं दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों की बात करूं कि इन्होंने कितनी लंबाई दूरी तय करी होगी, तो ये टोटल आ जाएगी ना दूरी। भाई अगर मैं इससे पूछूं कि ये वाली रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी से 1 घंटे में कितनी दूर होगी, तो टोटल दूरी तो ये आएगी ना भाई, 9 5 14 और 2 2 4 54 किलोमीटर आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी सापेक्ष गति लेते हैं, जब विपरीत दिशा में आती है तो हम जोड़ देते हैं चालों को। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, ठीक है, ये तो स्पीड है। बोला क्या जा रहा है कि ये जो तेज गति वाली रेलगाड़ी है वो धीमी गति की रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, सापेक्ष गति में पता होनी चाहिए। तो रिलेटिव जो स्पीड आ जाएगी हमारे पास कितना आ जाएगी, अभी बोला कि विपरीत दिशा में जा रही तो जुड़ जाएगी। तो 29 प्लस की 25 कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर सब आंसर मीटर में दे रखे तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 54 का 5/18 में अगर हम मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में 18 थी, 54, तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब इस चाल से, इसी सापेक्ष चाल से वो 6 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है। तो कितना दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, या लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, सेम है 15, दूरी बराबर होगा तो 4 इंटू समय 6, 90 मीटर। तो ए ऑप्शन यहां से हो जाएगा करेक्ट। रुपीस इतने की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारे को दे रखा है मिश्रधन, हमें निकालना है मूल राशि, मूलधन। तो 10% की फ्रैक्शन क्या है 1/10। तो आपकी 1 साल में कितनी बढ़ी 1, मतलब आपने 10 जमा की थी और आपको 11 देना पड़ेगी। तो ये आपका मिश्रधन आ गया, ये नीचे मूलधन आ गया। और ऐसा कितनी बार हुआ है 3 साल तक, 11/10, और ये भी 11/10। तो ये हमारा मिश्रधन दे रखा है और नीचे वाली हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये 11 मल्टीप्लाई बाई 11 की जो वैल्यू है वो बराबर है आपके 53240 के, और हमें निकालनी किसकी है, इसकी। तो पहले हम एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 11 से इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 11 चौको 44, 6 3 9, फिर 11 8 88, फिर 11 चौको 44। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 11 11 121, और ये 121 से देखिए सीधा 4 टाइम हो रहा है इसके 484। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। निकालनी कितनी है, ये 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 40,000। सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय S रुपीस है और अन्य श्रमिकों की T है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है तो सभी श्रमिकों की औसत माह गति ज्ञात कीजिए। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, देखिए कैसे। कृषि श्रमिकों की जो संख्या है वो अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना अधिक है। जो कृषि श्रमिक हैं वो अन्य श्रमिकों की तुलना में कितना 11 गुना है। तो हम
अन्य की मान लेते हैं 11, तो कृषि श्रमिकों की कितनी हो जाएगी, 11 गुना तो 121 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सभी कृषि श्रमिकों की जो औसत मासिक आय है वो कितनी है, एस है। तो कुल आय कैसे आ जाएगी, एस का मल्टीप्लाई करा दो, ये भी आ गई कुल आय कृषि श्रमिकों की। और यहाँ पर देखिए अन्य श्रमिकों की कितनी है, टी है मासिक आय, तो इसमें टी का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये भी कुल आय आ गई। अब हमें बताना है कि तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक बताओ, तो सभी का योग बटे सभी की संख्या। भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 121 एस प्लस के 11 इंटू टी बटे कुल संख्या कितनी हो जाएगी, भाई ये 11 है और ये 121 है, तो ये कितना हो जाएगा 132। ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 11, तो ये 11 एस प्लस के टी, नीचे 132 ही रहेगा, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो क्या फाइनल हमारे पास आंसर आ गया, 11 एस प्लस के टी अपॉन 12। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में। ठीक है, जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है। ठीक है, और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4 और 2 होते हैं। इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, लेकिन मैं आपको इजी करके बता देता हूँ। अगर हम लंबी विभाजक विधि से दो संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं तो बोला ये जा रहा है कि जो अंतिम विभाजक होगा वो तो 2 होगा, उसको मैं बाद में सॉल्व करते समय बताऊंगा कि ये किसका मैं क्या मतलब है। और क्या बोला जा रहा है कि क्रमिक भागफल मतलब पहला भागफल से अंतिम भागफल जो होगा वो पहला भागफल 2 होगा, फिर एक और 4 आएगा, फिर अंतिम वाला 2 होगा। तो आप मुझे बताइए जो लंबी विभाजक विधि का मतलब क्या होता है, हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग कराते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए की तरफ देखो, क्या इसके दुगने के बराबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 2 बार तो भाग जाएगा ही नहीं इसमें। ऑप्शन सी की तरफ ध्यान दो, भाई ये भी इसके दुगने के बराबर नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी इसके दुगने के बराबर नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा ना, क्योंकि 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये तो तभी तो भागफल 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे कि आपको 18 और 40 का एससीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, लंबी भागफल विधि में हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या हम पहले कराते हैं भाग, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। जो बोला गया था कि पहला भागफल क्या होगा, 2 होगा, देखिए पहला भागफल यहाँ पर 2 आ गया, 18 दूनी 36, यहाँ 4 बचेगा, फिर इस 4 का हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दिया था उसमें भाग कराएंगे, तो 18 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। अब क्या बचेगा 2, फिर इस 2 का किस में कराएंगे, इस 4 में। ठीक है, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। अब देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमने क्या सॉल्व करके निकाल लिया है। पहला भागफल 2 बोला गया था, ये आ गया, फिर दूसरा वाला कितना था 4, ये आ गया, फिर तीसरा वाला देखिए ये यहाँ पर आ गया, और अंतिम भागफल क्या बोला गया, अंतिम विभाजक 2 होगा, देखिए अंतिम विभाजक यहाँ पर 2 आ चुका है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।